बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs को डिस्कस करेंगे। चूँकि पेपर में MCQs आते हैं, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, MCQs तो आते ही हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज की फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी MCQs बनकर आ जाती हैं। ठीक है, तो इनको डिस्कस करेंगे डिटेल से। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम चूँकि एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो एक्सरसाइज में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स भी होती हैं, हमारे पास MCQs भी होते हैं, ट्रू फॉल्स भी होते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो कि पेपर में आते हैं, यानी वही सवालात हम देखेंगे जो कि पेपर में आया करते हैं, यानी MCQs पेपर में आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, और इसके अलावा जो आपकी एक्सरसाइज के ब्लैंक्स हैं उनमें से भी MCQ बन जाते होते हैं। ब्लैंक्स इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि कई दफ़ा ये ब्लैंक्स दे देते हैं और उसके नीचे 4 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और हमने उसमें से राइट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, और इसमें पहली जो ब्लैंक है वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास पहली ब्लैंक है, इन डैश ट्रांसमिशन अ स्टार्ट बिट एंड अ स्टॉप बिट फ्रेम अ करैक्टर बाइट 0। यानी वो कौन सी ट्रांसमिशन है जिसमें स्टार्ट बिट होती है और स्टॉप बिट होती है, और ये एक करैक्टर के शुरू में और लास्ट पर लगाई जाती हैं और 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बाइट से मुराद है कि एक करैक्टर जो है वो एक बाइट की स्पेस कंज्यूम करता है, यानी 8 बिट्स के। तो आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा था कि इसको स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं, और इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट साथ जाती है, तो इसलिए इसका आंसर है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। याद रखिएगा कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमारे पास स्टार्ट स्टॉप बिट जाती हैं साथ, और इसमें हमारे पास जो स्टार्ट बिट है उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो एंड बिट होती है, जो स्टॉप बिट होती है, उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास MCQ नंबर 2 है, डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी इन डैश और डैश फॉर्म। डाटा कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो सिग्नल्स जो हैं वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, तो इसका आंसर है डिजिटल और एनालॉग। आपको याद होना चाहिए कि हमने ये पढ़ा था कि सिग्नल्स की 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 इज़ डिजिटल सिग्नल्स एंड नंबर 2 इज़ एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स में हमने पढ़ा था कि ये वो सिग्नल्स होते हैं जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, यानी डिसकॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं। डिसकॉन्टीन्यूस से मुराद यहाँ पर 0 और 1 है, जबकि एनालॉग सिग्नल्स जो हैं ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं और इसमें डिस्क्रीट फॉर्म नहीं होती। तो जो डाटा हमारे कंप्यूटर में जब तक होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, यानी डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, और जैसे ही वो किसी वायर के ऊपर से सेंड होता है या फिर सिग्नल्स की सूरत में ट्रैवल होता है तो वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे जो 2 सिग्नल्स हैं ये हमारे पास सिग्नल्स की टाइप्स में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर डैश एंड डैश जो उसने लिखा था उसमें डिजिटल और एनालॉग आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, नंबर 3 पे है, मॉडेम इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स विच इज़ कॉल्ड डैश। मॉडेम जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है और ये कम्युनिकेशन डिवाइस है बेसिकली, और इसका ये काम होता है कि डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, जब भी हम डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन को हम इनकोडिंग भी कहते हैं। ये भी बात आपने याद रखनी, मॉड्यूलेशन इज़ आल्सो कॉल्ड इनकोडिंग ऑफ डाटा। और याद रखिएगा कि जब हम एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, यानी एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन होगी, तो इस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन कहा करेंगे। ठीक है। नंबर 4, द डैश ट्रांसमिशन इन्वॉल्व्स द कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट्स ऑफ डाटा थ्रू सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस। यानी वो कौन सी ट्रांसमिशन है जिसमें बहुत सारी बिट्स का डाटा फ्लो करता है सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर से, यानी कम्युनिकेशन वायर्स के ऊपर से। तो याद रखिएगा, और आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि हम ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमने डाटा ट्रांसमिशन की 2 टाइप्स पढ़ी थी। नंबर 1 इज़ पैरेलल ट्रांसमिशन एंड नंबर 2 इज़ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। और हमने ये पढ़ा था कि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में कई बिट्स का डाटा, यानी सेवरल बिट्स ऑफ डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रैवल होता है एक ही टाइम में। तो ये जो कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट्स हैं ये पैरेलल में होता है, जबकि सीरियल में हमने ये पढ़ा था कि सीरियल में डाटा 1 बिट एट अ टाइम ट्रैवल करता है।
तो 1 बिट एट अ टाइम सीरियल में होता है, तो यहाँ पर तो कंकरेंट फ्लो ऑफ बिट्स की बात हो रही है, तो इसका हमारे पास जो आंसर होगा होगा पैरेलल ट्रांसमिशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर कई बिट्स जो हैं वो एक ही टाइम पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो सकती हैं, सो पैरेलल इज़ द राइट आंसर। नंबर 5, आस्की इज़ अ डैश बिट कोड। आस्की जो है वो कितने बिट का कोड है? आपको याद होगा कि हमने इनकोडिंग ऑफ डाटा पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास इनकोडिंग स्कीम्स जो हैं, ये कोडिंग स्कीम जिसे कहते हैं, वो कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने BCD पढ़ी थी जो कि 4 बिट का कोड था, फिर हमने EBCDIC जो कि 8 बिट का कोड था, फिर हमने आस्की कोड पढ़ा था और हमने यूनिकोड पढ़ा था। तो आस्की कोड जो होता है ये 7 बिट का कोड होता है, और ये याद रखिएगा कि कई कंप्यूटर्स में, यानी कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये 8 बिट्स का भी कोड होता है, लेकिन चूंकि ये नॉर्मली 7 बिट्स का चलता है, आपकी बुक में चूंकि 7 बिट्स का उसने नॉर्मली लिखा हुआ है, तो आपने इसका जो है वो 7 बिट्स ही आंसर लगाना है। हाँ, अगर कई दफ़ा बोर्ड में ऐसा भी होता है कि MCQ में 7 की भी ऑप्शन होती है, 8 की भी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपने 7 आंसर लगाना है। लेकिन अगर आपको बोथ की ऑप्शन नज़र आए कहीं पर, तो आपने क्या करना है, आपने फिर बोथ के ऊपर आंसर लगाना है। याद रखिएगा, क्योंकि हमने MCQs में बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है, तो बेस्ट आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा, बोथ, यानी 7 बिट भी और 8 बिट भी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नंबर 6 पे है, अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ट्रांसमिशन। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? आपको पता होना चाहिए कि हमने जब डाटा कम्युनिकेशन के मोड्स पढ़े थे, जिसमें हाफ डुप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो टेलीविज़न है वो सिंप्लेक्स की एग्जांपल है। वो किस तरह से? क्योंकि टेलीविज़न और रिमोट कंट्रोल जो होता है ये हमारे पास सिंप्लेक्स की एग्जांपल होती है, क्योंकि टेलीविज़न हमेशा जो है वो रिसीव करता है रिमोट से, और रिमोट जो है वो हमेशा सेंड ही करता है। तो सिंप्लेक्स में होता है कि एक सेंडर और दूसरा रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर जो है वो सिर्फ सेंड और रिसीव कर सकते हैं, यानी जो सेंडर है वो सिर्फ सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता, और जो रिसीवर है वो सिर्फ रिसीव कर सकता है, वो सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिंप्लेक्स इसका आंसर है, सिंप्लेक्स इज द राइट आंसर। नंबर 7, इन डैश ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब आपको याद होगा कि हमने 2 तरह की ट्रांसमिशंस पढ़ी हैं, पैरेलल और सीरियल। पैरेलल में हमने ये पढ़ा कि डाटा बहुत सारी बिट्स का इकट्ठा फ्लो करता है, और सीरियल में हमने पढ़ा कि एक एक बिट करके जाता है। फिर हमने ये सीरियल में पढ़ा था कि इसकी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा हमारा मैसेज बाय मैसेज यानी पैकेट बाय पैकेट जाता है, यानी कई करैक्टर्स इकट्ठे ट्रैवल हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जबकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा हमारा करैक्टर बाय करैक्टर जाता है। हर करैक्टर के शुरू में स्टार्ट बिट और लास्ट पे स्टॉप बिट जाती है, इसी वजह से इसको स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन भी कहते हैं, और डाटा एक एक करैक्टर करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता है। सो द आंसर इज इन सीरियल ट्रांसमिशन डाटा इज ट्रांसमिटेड करैक्टर बाय करैक्टर। क्योंकि जो एसिंक्रोनस है वो सीरियल की ही टाइप है ना, तो सीरियल ट्रांसमिशन जो है उसमें डाटा करैक्टर बाय करैक्टर जा रहा है, एक एक बिट करके जा रहा है। तो चूंकि एसिंक्रोनस जो है वो सीरियल की ही टाइप है, इसलिए यहाँ पर सीरियल आंसर उसने बुक में मेंशन किया हुआ है। नंबर 8 है दैट डाटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शंस साइमल्टेनियसली ऑन द सेम चैनल डैश। यानी किस कम्युनिकेशन मोड में हमारा डाटा जो है वो दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल होता है और एट द सेम टाइम होता है। अब हमने जो कम्युनिकेशन मोड्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था कि सिंप्लेक्स में एक सेंडर है और एक रिसीवर है, डाटा एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, तो यहाँ पे वो आंसर तो नहीं है। हमने हाफ डुप्लेक्स मोड पढ़ा था, उसमें डाटा दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है बट नॉट एट द सेम टाइम। और फिर हमने जो अब पढ़ा है नंबर 3 पे फुल डुप्लेक्स मोड, उसमें डाटा दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है एट द सेम टाइम यानी साइमल्टेनियसली। तो द राइट आंसर इज फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर 9 है, फाइबर ऑप्टिक केबल इज बेटर फॉर वेरी हाई स्पीड हाई कैपेसिटी डाटा ट्रांसमिशन डैश केबल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एटेनुएशन एंड द प्योरिटी ऑफ द सिग्नल। इसमें हमारे पास आंसर है कोएक्सियल केबल। वो कहता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो हाई स्पीड के लिए बेटर तो है, हाई स्पीड के लिए फाइबर ऑप्टिक, लेकिन हाई कैपेसिटी के लिए हमारे पास कोएक्सियल केबल होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सिग्नल जो है वो प्योरीफाई होते हैं, यानी इसके अंदर इंटरफेरेंस के चांसेस नहीं होते। नंबर 10 है द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट कैन फिट ऑन अ लिंक एट वन टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ। यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट कैन फिट ऑन अ लिंक। हमने बैंडविड्थ में पढ़ा हुआ है कि हमारे मीडियम की जो कैपेसिटी होती है
कि वो कितने सिग्नल्स एक टाइम पर लेके जा सकता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज़ को इससे मिलाया हुआ उसने, तो हम फ्रीक्वेंसीज़ कह लें या फिर हम कह लें कि कितने सिग्नल्स जो हैं वो एट अ टाइम ट्रैवल हो रहे हैं, बात एक ही है, तो इसलिए इसको बैंडविड्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं और MCQs में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हमने करना है, यानी बेस्ट ऑप्शन को हमने चूज़ करना है। सो फर्स्ट है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हमने पढ़ा था सिग्नल्स की एक टाइप है, कोएक्सियल केबल हमने पढ़ा था हमारे पास वायर की एक टाइप है, फाइबर ऑप्टिक केबल हमने पढ़ा था कि ये भी वायर की एक टाइप है। ये किसकी एग्जांपल्स हैं? क्या ये मॉडेम्स की एग्जांपल हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये कम्युनिकेशन लिंक्स हैं? क्या ये गेटवेज हैं? क्या ये रिंग नेटवर्क है? तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, तो आपने इसको सर्कल करना है। ये कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, लिंक से मुराद कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन मीडियम, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 2, डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ओनली ए। डाटा कम्युनिकेशन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मतलब जब भी हम डाटा को कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या सेंडर की ज़रूरत होती है? बिल्कुल सेंडर भी होना चाहिए। क्या रिसीवर की ज़रूरत होती है? बिल्कुल रिसीवर भी होना चाहिए। क्या ट्रांसमिशन मीडिया की भी ज़रूरत होती है? बिल्कुल ट्रांसमिशन मीडिया की भी ज़रूरत होती है, ट्रांसमिशन मीडिया का भी होना ज़रूरी है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कई दफ़ा एक से ज़्यादा राइट आंसर्स होते हैं, तो फिर उसने ऑल की ऑप्शन दी होती है, बोथ की दी होती है। देखिए, हमने पढ़ा था कि डाटा कम्युनिकेशन में सेंडर का होना भी ज़रूरी है, रिसीवर का होना भी ज़रूरी है, मैसेज का होना भी ज़रूरी है, ट्रांसमिशन मीडिया का होना भी ज़रूरी है, एंड इनकोडर डिकोडर का होना भी ज़रूरी है। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं, सबका होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 लिखें, ऑल ऑफ अबव, तो दिस इज द राइट आंसर। नंबर 3, बिट स्टैंड्स फॉर। बिट की फुल फॉर्म होती है जी बाइनरी डिजिट। ये बोर्ड का बड़ा अहम MCQ है, तो आपने जो है वो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 4, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स डैश ट्रांसमिशन। यानी कंप्यूटर और कीबोर्ड के दरमियान कौन सी ट्रांसमिशन होती है? क्या ये सिंप्लेक्स होती है, क्या ये हाफ डुप्लेक्स मोड होती है, या फुल डुप्लेक्स मोड होती है? तो यहाँ पे कौन सी ट्रांसमिशन होगी, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर जो है वो कीबोर्ड से हमेशा रिसीव करता है, बिकॉज कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर हमेशा कीबोर्ड से रिसीव करता है और कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर को हमेशा सेंड ही करता है। तो इस सिचुएशन में कीबोर्ड सेंडर होता है और कंप्यूटर रिसीवर होता है। कभी भी कंप्यूटर ने कीबोर्ड को कोई कमांड सेंड नहीं की और कभी भी कीबोर्ड ने कोई कमांड रिसीव नहीं की। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंप्लेक्स, क्योंकि सिंप्लेक्स में एक सेंडर है और एक रिसीवर है, दैट्स इट। ठीक है, डाटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो यहाँ पर आंसर होगा सिंप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5, द डैश इज़ अ फिजिकल पाथ ओवर अ मैसेज ट्रेवल्स। ऐसा फिजिकल पाथ जिसके ऊपर से मैसेज ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी सेंडर से रिसीवर की तरफ। अब इसमें ए ऑप्शन देखें, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल तो हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि मैसेज जो है वो नेटवर्क में किस तरह से सेंड करना है और किस तरह से रिसीव करना है। प्रोटोकॉल आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो हमारे पास भी डिफरेंट हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे। हर प्रोटोकॉल एक ख़ास मकसद के लिए हमने पढ़ा था कि बनाया जाता है। तो प्रोटोकॉल तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल तो फिजिकल पाथ नहीं, बेसिकली प्रोटोकॉल इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम, इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। और नंबर 2 पे है मीडियम। तो मीडियम किसे कहते हैं? मीडियम की ही ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि द पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स, यानी वो फिजिकल पाथ जिसके ऊपर से मैसेज ट्रैवल करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मीडियम कहते हैं। सी ऑप्शन सिंगल है, सिंगल तो कुछ भी नहीं है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, प्रोटोकॉल भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि 2 तो निकल गए ऑप्शन बीच में से, तो फिर मीडियम इज़ द राइट आंसर। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मीडियम ही लिखा हो, यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन लिंक, कम्युनिकेशन मीडिया, इसमें से कुछ भी लिखा जा सकता है। आपको जो है ना ये पता होना चाहिए कि फिज़िकल पाथ जो होता है जिसके ऊपर से हमारा डाटा ट्रैवल कर रहा होता है उसे हम कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। अब इसमें हमने जो MCQs पढ़े हैं, ये बोर्ड में सारे MCQs जो हैं वो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुके हैं और रिपीट हो चुके हैं। 5 हमने MCQs पढ़े हैं और हमने इसके अंदर जो ब्लैंक्स पढ़ी हैं उनमें से भी MCQ आ जाता होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, जो कुछ मैंने बताया आपके जहन में होना चाहिए। हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करना है, जो आपकी बुक में मेंशन है क्वेश्चंस। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने
किस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, किसका क्या राइट आंसर होगा, किस हद तक आपने उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस की और MCQs डिस्कस किए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लैंक्स हैं वो MCQs बन के आ सकती हैं, और इसमें कुछ जो टॉपिक्स थे जैसे जैसे मैंने आपको बताए, जिस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन था यानी फिल इन द ब्लैंक या MCQ थे, मैंने आपको साथ साथ उस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा सा रिकैप दे दिया। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।